नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार पर ग्लोबल मंदी का डर हावी। सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी 18,250 के करीब। बैंक निफ्टी भी 300 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरा। बाजार में चौतरफा बिकवाली, 1% ज्यादा टूटे मेटल, रियल्टी, आईटी और ऑटो इंडेक्स। बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी में भी कमजोरी। सरकारी बैंकों में गिरावट का लगातार चौथा दिन। 4 दिनों में 6% टूटा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। पिछले 3 दिनों में यूको, आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक 15% तक लुढ़के। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। डाबर में करीब 2 करोड़ शेयरों में हुई ब्लॉक डील। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर ने बेची हिस्सेदारी, शेयर 2% नीचे। सेबी की अहम बोर्ड बैठक आज शाम। बायबैक नियमों में हो सकते हैं बड़े बदलाव। धीरे धीरे ओपन मार्केट बायबैक हो सकता है खत्म। टाइम फ्रेम भी 6 महीने से घटाकर 1 महीने करने पर विचार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार का मूड तो बिगड़ा हुआ है ही। संकेत भी विदेशी बाजारों से खराब ही थे और उसी तर्ज पर एक खराब शुरुआत और अभी भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 18,300 के नीचे है। 18,271 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस समय। सबसे पहले तो संकेत देखते हैं, उसके बाद मार्केट का अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। तो एक बार क्विकली पहले देखेंगे कि क्या क्यूज मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स पर नजरें रहेंगे और एशियन मार्केट्स में आपको सभी बाजार 1-1.5% टूटे हुए हैं। कॉस्पी 1% नीचे, हांगकांग का बाजार 1.5% नीचे है, शंघाई 1% नीचे है और निक्केई तो इनफैक्ट 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बढ़ रहे हैं और तमाम सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इंडिकेशन दिया है। तो कहीं ना कहीं मंदी का डर हावी होते हुए दिखा है बाजार पर। और शायद यही कारण भी है कि हमने गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सा स्पर्ट आते हुए देखा है। तो ये कुछ क्यूज फिलहाल इक्विटी फ्रंट पे है। लेकिन एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो ये गिरावट का ही अंदेशा दिखा रहे हैं। 125 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर 85 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो संकेत भारतीय बाजारों के लिए फर्दर भी खराब ही हैं। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक एक करके बाजार की बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। तो ग्लोबल मंदी का तो डर हावी है ही बाजार पर, इसीलिए बाजार में एक प्रॉफिट टेकिंग आई है। 18,300 के नीचे निफ्टी है। बैंक निफ्टी 300-350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे है। चौतरफा दबाव है। आपको सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है मेटल्स में, रियल्टी, ऑटो में। सरकारी बैंक जो लगातार चले थे वहां भी अब मुनाफा वसूली आ रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हावी है। बाइंग भी है लेकिन बहुत सेलेक्टिव है। बाइंग आपको दिखेगी इंश्योरेंस स्टॉक्स में, पेपर स्टॉक्स में, सेलेक्टिव फार्मा में और सेलेक्ट आईटी में भी थोड़ी बहुत आपको बाइंग दिखाई देगी। तो ये है फिलहाल हाल। लेकिन अब इंडेक्स पर क्या रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बाजार में मुनाफा वसूली हावी है। संकेत रिमेनिंग सेशन के लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। अमेरिका के फ्यूचर्स दबाव में है। क्या सजेशन रहेगा, क्या व्यू है दोनों ही इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। ऐसा है कि हमने कहा था पिछले हफ्ते के 18,200 18,000 ये जोन ऑफ सपोर्ट है। तो आज का लो करीब 18,200 के आसपास है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसका कन्फर्मेशन तब होगा जब ये करीब 18,400 पार कर लेगा। फिर कहेंगे कि द वर्स्ट इज ओवर। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रही बात निफ्टी बैंक की, यहाँ पर जो हमने मूव देखा है करीब 43,000 के आसपास से ही बाउंस मिला है। तो शायद 43,000 के हिसाब से एक राउंड फिगर है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। 42,950 के करीब देखा हमने, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 43,400 पार कर लेगा। लेकिन लगता है कि आज का मूव डाउन साइड खत्म हुआ है, अब मूव शुरू होना चाहिए। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही। लेकिन ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। गाबा साहब कुछ स्टॉक्स निकालें क्या आपने? जी हाँ, स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है हेवल्स इंडिया। यहाँ पर हेवल्स इंडिया में तेजी नजर आती है। वेरी गुड चांस हेवल्स इंडिया में करीब आपको मिल सकता है। ट्रेड करा 1173, टारगेट हुआ 1190 टू 1200 जोन्स, स्टॉप होगा 1170 का। हेवल्स इंडिया यस। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में भी एक तेजी नजर आती है। 351 पर ट्रेड करा है, 348 का स्टॉप लगा है, 357 का टारगेट क्रॉम्पटन। ठीक है, तो हेवल्स और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ये गाबा साहब का व्यू है। दोनों स्टॉक्स कमजोर मार्केट में भी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स आपको 0.25% नीचे दिखाई देगा। अंकों के हिसाब से देखेंगे तो 250 अंकों की कमजोरी है।
लेकिन स्टॉक्स दिखाते हैं, ज्यादातर तो गिरने वाले स्टॉक्स ही आपको दिखाई देंगे। कुछ सेलेक्ट पॉकेट से जो हरे निशान में हैं। सबसे पहले देखेंगे सरकारी बैंक को, जहां पर मुनाफ वसूली हावी हुई है। इंडियन ओवरसीज बैंक 5% नीचे, यूको बैंक 7% नीचे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 3-4% की कमजोरी है। आईटी में गिरावट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, साइंट, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड गिरावट के साथ कारोबार करते हुए 1.5% से 2.5% तक की कमजोरी है इन शेयर्स में। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये भी लुढ़के हैं आज के सत्र में। और रियल्टी में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय, ब्रिगेड 1.5 से 3% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। फार्मा में थोड़ा सा उछाल, सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं हालांकि फार्मा में जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मैक्स हेल्थ 3.5% ऊपर, एस्टेडियम 2.5% ऊपर है, पॉली मेडिक्योर, वॉकहार्ट में 1 से 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस स्टॉक्स तो लगातार चले हैं, आज भी हल्की बढ़त ही सही लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 2% ऊपर जीआईसीडी, न्यू इंडिया एश्योरेंस 2% ऊपर है। पेपर स्टॉक्स कल भी चले थे, अपमूव आज भी कंटिन्यू कर रहा है। जेके पेपर, ओडियंट पेपर, इमामी पेपर, शीर्षस्थायी पेपर 1.5% से 4% की मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेडिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो हरे निशान में फिलहाल कारोबार कर रही हैं। लेकिन 2022 अलविदा कहने को है और बाजार ने इस साल कुछ खास नहीं किया। सारी उम्मीदें टिकी हैं अब अगले साल से। 2023 में चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउसेस अगले साल के लिए, बाजार को लेकर क्या है उनकी राय, बता रहे हैं सुमित। तो 2022 का तो अंत होने वाला है, लेकिन 2022 के बाद अब 2023 के लिए जानकार क्या मान रहे हैं, किस तरह से इंडेक्स की चाल रहने वाली है, निफ्टी क्या रेंज बाउंड रहेगा, बियरिश व्यू रहेगा या फिर तेजी रहेगी। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से व्यूज आते हुए दिखाई पड़े और एक एक करके वो सब आपकी स्क्रीन पे कंपाइल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं बार्कलेज के नंबर्स के साथ। बार्कलेज का मानना है कि अगर मंदी आई तो ग्लोबल बाजारों में करीब करीब 10% तक की गिरावट आते हुए दिखाई पड़ सकती है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शायद थोड़ा सा प्रेशर वहां बनता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा मानता है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और इन महंगे वैल्यूएशन के मद्देनजर मार्केट्स के अंदर जो ट्रेड्स रहेंगे वो थोड़ा सा गिरावट के तौर पे ही रहेगा। तो 2023 में उनका मानना है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा के बाद गोल्डमैन सैक्स मान रहा है करीब करीब 20,500 तक का इंडेक्स का एक लेवल दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, यानी कि ठीक एक साल बाद उनका मानना है कि 2000 पॉइंट की और बढ़त यहां से इंडेक्स में देखने को मिल सकती है अगले एक साल के दौरान। जेफरीज मान रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं बाजार के, लेकिन वैल्यूएशन महंगे होने के बावजूद भी जो ट्रेड रहेगा वो रेंज बाउंड ही रहेगा, यानी कि 17,500 से लेकर 19,500 की रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है 2023 के दौरान। अब कुछ बुलिश साइड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के ऊपर एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करता है जूलियस बेयर और उनका मानना है कि सेंसेक्स में जो तेजी है वो 70,000 के आंकड़े तक लेकर जा सकती है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल अपसाइड इंडेक्स के अंदर जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग नोट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, जिन्होंने माना है कि बुल केस में सेंसेक्स करीब 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बेयर केस में करीब करीब 52,000 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं और बेस केस में करीब करीब 68,500 तक के लेवल्स जो है वो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जानकार मान रहे हैं कि शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे, कुछ वैल्यूएशन महंगे रहे, लेकिन अगर बाजार चलता है तो निफ्टी के लिए आप 20,500 और सेंसेक्स के लिए करीब करीब 80,000 तक के जोन्स भी शायद आने वाले समय में आते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित। तो ये 2023 को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की राय क्या है वो सुमित ने तमाम हाउसेस का व्यू बताया है और अलग अलग हाउसेस की अलग अलग राय है। फिर चाहे वो वैल्यूएशंस को लेकर हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो या ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आउटलुक की ही बात क्यों ना हो। लेकिन इस बीच बाजार को देखेंगे तो लोअर लेवल से वापस से थोड़ी सी रिकवरी तो दिखाई दी है, लेकिन दबाव तो है हल्का अभी भी। 290 अंक अभी भी बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 147 अंक नीचे है। हालांकि अगर डे लो से आप तुलना करेंगे तो 70 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी में आते हुए देखी है। मिड कैप्स में निचले स्तरों से 115 अंकों की रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल, जहां पर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई दिख रही है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से अभी भी बाजार काफी दूर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बताते हैं। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदार को जीएसटी रिफंड मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं और कैसे राहत मिलेगी घर खरीदारों को? दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि जीएसटी कानून 2017 के एक प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है
और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है तो जो जीएसटी चुकाया जाता है खरीदार की तरफ से वो जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। इससे एक बड़ी राहत ऐसे घर खरीदारों को मिलने जा रही है जो घर खरीदार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर तो खरीद लेते हैं, खरीदते वक्त अपना पैसा भी चुका देते हैं बिल्डर को, पैसा का साथ जाहिर तौर पर जीएसटी भी चुकाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री से पहले अगर वो अपने घर को कैंसिल करते हैं तो बिल्डर से पैसा तो उनको उनकी शर्तों के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन जो जीएसटी चुकाते हैं वो नहीं मिलता है। अब वो जीएसटी रिफंड भी मिलेगा, वो जीएसटी रिफंड बिल्डर से नहीं मिलेगा, वो सीधे वित्त मंत्रालय से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर जो घर खरीदार है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्द एक गाइडलाइन जारी होने वाली है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आप रिफंड पा सकते हैं। फिलहाल अभी क्या होता है कि अगर कोई आप घर खरीद रहे हैं, मान लिया जाए पिछले साल आपने दिसंबर में या पिछले कारोबारी साल में कोई घर की बुकिंग करा ली, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उसकी पेमेंट भी आपने कर दी, और आज चल करके 20 दिसंबर को आपने क्या की, घर को कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब भी आपने कैंसिल कर दिया, तो बिल्डर आपका रिफंड तो कर देगा, लेकिन आप जो जीएसटी चुका है तो रिफंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर तक उनको क्रेडिट नोट जारी करना होता है। 30 नवंबर के बाद चूंकि आप 20 नवंबर को कैंसिल करा रहे हैं तो बिल्डर क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता है, जाहिर तौर पर आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद जीएसटी रिफंड आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अच्छी खबर घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द होती है तो आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा, और जल्द ही गाइडलाइंस अब अवेटेड है वित्त मंत्रालय की इस पूरे ही मामले को लेकर। तो शुक्रिया लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इसके अलावा कुछ और एक बार मार्केट पर भी नजर डालेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि मूड तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस बिगड़े हुए मूड में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ठीक ठाक है। और एक बार लेकर आते हैं फर्टिलाइजर पैक से एनएफएल के स्टॉक को, क्योंकि कल भी आप देखेंगे ये स्टॉक, बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स नहीं चल रहे थे लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा था। आज आप देखिए इसमें अभी भी बाइंग आना शुरू हुई है और ये दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब ट्रेड कर रहा है। बस आप एक बार एनएफएल को देखिए, अगेन डे हाई पर आ चुका है, अच्छा मूव 5% तक का। क्या व्यू है आपका? बिल्कुल 5-6 दिनों से एक अपमूव मिला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पे, अब ट्रेड करा है 81 जोन्स पर। अपमूव ऑन 75 का स्टॉप लगाना चाहिए और ट्रेड लॉन्ग कहां तक जा सकता है? पॉसिबल 90 भी पॉसिबल है। तो लेकिन यस, स्ट्रेच्ड है, इसलिए स्टॉप लगाना जरूरी है। एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ और स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे जो डे हाई पर कारोबार कर रहे हैं, जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम है। फॉर इंस्टेंस बलरामपुर चीनी अगर आप देखेंगे वो भी एक अच्छी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है और असीम से तो हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक बहुत ही खास खबर उनके पास है। दरअसल सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कर सकती है, क्या तैयारी है सरकार की, बताएंगे असीम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ खबरें आपको बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। दरअसल सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय 24 दिसंबर को इन्फ्लुएंसर्स पर गाइडलाइंस जारी करेगा। पॉलिसी का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर्स पर 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम बताइए क्या डिटेल्स हैं और क्या है पूरी खबर? देखिए, बदलते वक्त के साथ बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके उभरे हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, इनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। ये लगातार पोस्ट अपनी जो है वो करते रहते हैं और बीच बीच में ये अपनी ऐसी पोस्ट भी करते हैं जिसके जरिए ब्रांड का प्रमोशन जो है वो करते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को ये नहीं बताते कि ये ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए उन्होंने उससे पैसे जो है वो लिए और इनके लिए कोई भी नियम कानून जो है अभी नहीं है। तो सरकार इनके ऊपर नियम कानून बनाने की तैयारी जो वो कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय 24 दिसंबर को इनके लिए गाइडलाइंस जो है वो लेकर के आ सकता है। इसके बाद अगर कोई भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो किसी ब्रांड को प्रमोट करता है, उससे पैसे लेता है, उससे किसी तरह गिफ्ट लेता है या उससे किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट लेता है, तो उसका डिस्क्लेमर जो है वो देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इसका ब्रांड के साथ किस तरह का एसोसिएशन है। ये गाइडलाइन जो है हर तरह के इन्फ्लुएंसर पर लागू होंगी, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी इसके अंदर इंक्लूड जो है वो होंगे। तो सरकार ने इनको नकेल कसने की तैयारी जो कर ली है। 24 दिसंबर को एक गाइडलाइन जो है जारी होगी। इसके बाद अगर उनकी किसी पोस्ट पर आपको लगता है कि उन्होंने सही इनको डिस्क्लोजर जो है नहीं किया, तो आप किसी शिकायत जो है सीसीपीए से कर सकते हैं और सीसीपीए इनके ऊपर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है लगा सकते हैं।
ओके, तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जारी हो सकता है और 24 दिसंबर यानी इसी हफ्ते गाइडलाइंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आ सकती हैं। तो किसी भी तरीके की अगर गलत जानकारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दी तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। काफ़ी अहम खबर, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी में भी हम तेज़ी से इजाफा होते हुए देख रहे हैं और एक ऐसा सेगमेंट जो यंग एज को स्पेशली ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। शुक्रिया आपका असीम में तमाम डिटेल्स बताने के लिए। अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। इस हफ्ते वीकली विनर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है, जिसमें कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हैं, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले हैं और आनंद राठी के मेहुल कोठारी हैं। और अब तक की अपडेट पहले एक एक करके लेकर आते हैं। प्रशांत सावंत ने जेके पेपर में 447 के 490 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह दी है। फिलहाल 441 पर ये कारोबार कर रहा है। 430 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अमोल अठावले इन्होंने एक ट्रेड ऐड किया है सीई इन्फो का, सेल करने की सलाह है, खरीदारी की सलाह है, माफ कीजिए, 1235 के टारगेट के लिए 1113 का स्टॉप लॉस रखना है। ये सेल कॉल नहीं है, ये बाय कॉल है। 1235 के टारगेट के लिए 1113 का स्टॉप लॉस रखिए। मेहुल ने बुक की है पोजीशन इंडिगो में 2100 के लेवल्स पर, 2140 के इनके ऑल द टारगेट थे, खरीदारी की कॉल थी। और साथ ही एमटार टेक में भी मेहुल ने प्रॉफिट्स बुक किए 1680 के लेवल पर, 1750 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ इन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। तो यह अब तक का अपडेट। अब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। और अब तक की स्थिति में हमने देखा था कि प्रशांत सावंत लीड कर रहे थे, लेकिन अब मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे तो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल जो बढ़त बनाई हुई है वो मेहुल अब पहले पायदान पर आ चुके हैं 8.5% के रिटर्न के साथ। 5.5% के रिटर्न प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 0.5% के पॉजिटिव रिटर्न लेंड करते हुए। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए आप न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर संजीव सेठिया से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।